अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। ENG 201 के लेक्चर सीरीज़ का आज 12वां लेक्चर है और इसमें हमारा एक न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम जो है वो 7 C's पढ़े हमने कि हमारे डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, उनको हमने डिटेल से पढ़ा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े कि हमारे डॉक्यूमेंट में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी किस तरह के हमें लफ्ज़ यूज़ करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। उससे पहले हमने डिटेल्स पढ़ी ऑडियंस के बारे में कि हमारी कैसी ऑडियंस होगी, तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से लिखना है। ठीक है, अभी तक हम ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज से हमारे जो आगे 3 लेक्चर हैं वो इस चीज़ पे हैं कि बाकायदा हम वो सारे स्टेप्स पढ़ेंगे जिनसे गुजरता है एक डॉक्यूमेंट अपनी फाइनल लुक तक पहुँचने, यानी जो एक फाइनल लुक आप प्रेजेंट करोगे उससे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी बाकायदा आप एक डॉक्यूमेंट लिखना सीखने जा रहे हो अब। ठीक है, बाकायदा जैसे आपके ज़हन में यही चीज़ है कि अब मुझे एक डॉक्यूमेंट लिखना है, चाहे वो जॉब एप्लीकेशन लेटर कुछ भी, एक भी आप अपने ज़हन में कोई भी एक चीज़ रख लो कि समझ लो कि मुझे अब जॉब के लिए एप्लीकेशन देनी है, तो उसके लिए समझ अब यही ज़हन में रख लो। और ये आगे जो 3 लेक्चर्स हमारे गुजरने वाले हैं 12, 13 और 14, इसमें वो सारे स्टेप्स होते हैं जो किसी भी बिज़नेस मैसेज को, किसी भी बिज़नेस डॉक्यूमेंट को लिखने में आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली ज़हन में रखोगे तो आपके लिए ईजी होगा, यानी कि इमेजिन करना आसान होगा क्योंकि आपके ज़हन में वो चीज़ होगी। और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ज़रा ज़्यादा से आसान होगा क्योंकि वो बिज़नेस सिचुएशन में रहते हैं। ठीक है, जो नहीं करते उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इस चीज़ को इमेजिन करना, लेकिन है कि हम ट्राई करेंगे क्योंकि करना तो है। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसी चीज़ से गुजरे ही नहीं है, तो हमें गुजरना तो पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, लाइफ की एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपको कहीं ना कहीं बाहर तो निकलना है, जॉब तो करनी है, स्टडी कर रही है, उसको इम्प्लीमेंट तो करना है कहीं ना कहीं, तो हमें बिजनेस लेटर्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स तो लिखने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है वो उसकी कंपोजिशन के टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं कि एक बिजनेस डॉक्यूमेंट किस तरह से कंपोज किया जाता है, किस तरह से वो बनता है, क्या क्या होता है। तो आज का जो 12वां ये लेक्चर हमारा जो स्पेसिफिकली शुरू होने जा रहा है ये है प्लानिंग ऑफ बिजनेस मैसेज, क्योंकि जो कंपोजिशन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, यानी एक डॉक्यूमेंट जो कंपोज होता है, जो फाइनल उसकी लुक आती है, वो 3 स्टेप से गुजर के बनता है। पहली होती है प्लानिंग, दूसरी होती है कंपोजिंग और तीसरी होती है रिवाइजिंग। ठीक है, तो आज हम प्लानिंग के स्टेप्स पढ़ेंगे। तो इसमें जो मैं बात कर रही हूँ कि कंपोजिंग जो है बिजनेस मैसेज की, ये पूरा अगर आपको कंपोजिंग का सारे प्रोसेस का पता हो तो समझ लें कि आपको अपने पूरे मैसेज पे कंट्रोल हासिल हो जाता है, आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट पे कंट्रोल हासिल हो जाता है। ठीक है, और ये जो कंपोजिंग का प्रोसेस है ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, हर इंसान के लिए अलग होगा उसकी सोच के लिहाज से, यानी इसके कोई फिक्स्ड स्टेप्स, कोई सीक्वेंस, कोई फिक्स्ड परसेप्शन नहीं है कि यही करना है। ठीक है, हर बंदा उसे अपने लिहाज से करेगा, सिचुएशन के लिहाज से थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, कंपोजिशन के प्रोसेस को अगर वैसे सीक्वेंस में देखें तो 10 स्टेजेस हैं, 10 स्टेजेस से गुजरता है एक डॉक्यूमेंट, और इसको हम ओवरऑल अगर कहें तो 3 कैटेगरीज में वो डिवाइड होता है। और 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? पहली प्लानिंग की है, दूसरी कंपोजिंग की है और तीसरी रिवाइजिंग की है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लानिंग का। ठीक है, कि एक बिजनेस डॉक्यूमेंट को किस तरह से हमने प्लान करना, और प्लानिंग में जितने भी हमारे स्टेप्स आएंगे उनको हमने आज जो है वो जो इसको डिटेल से हम देखेंगे। ठीक है, और मतलब कि प्लानिंग में कौन कौन से अब आ रहे हैं, 4 स्टेप्स प्लानिंग में आते हैं। सबसे पहली चीज़ डिफाइन पर्पस, और ये चीज़ हम शुरू से अभी तक जितने लेक्चर्स पढ़े हम पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले आपको पर्पस ही डिफाइन करना होता है। अच्छा, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, ये चीज़ भी मैं पहले बयान कर चुकी हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट का अगर पर्पस ही क्लियर नहीं होगा, पर्पस पता होना अलग बात है, जैसे बता आप लिख रहे हो आपको मकसद पता है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में उसका लिखा हुआ होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि आप किस लिए ये जॉब करना चाहते हो। मतलब मोस्टली आप इंटरव्यू वगैरह भी देने जाओ ना, तो पहला क्वेश्चन उस बंदे का आपसे यही होता है कि आप एक ऐसा इंप्रेसिव जवाब दो इस बात का कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो। यानी ये तो सब कुछ कहेगा कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मुझे ज़रूरत है, लेकिन एक स्पेसिफिक, एक रियलिस्टिक जवाब होना ज़रूरी है। आपको पर्पस पता होना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट का। ठीक है, और दूसरी चीज़ यही है कि आपके डॉक्यूमेंट को हो सकता है पूरा पढ़ने का उसके पास बिल्कुल टाइम ना हो, बिजनेस सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, तो आपका पर्पस ही ये चीज़ डिसाइड करता है। अगर आपका पर्पस इतना अट्रैक्टिव होगा कि आपके डॉक्यूमेंट लिखने का कि सामने वाले को वो वाकई अपने लिए नीडेड लगे, तो वो ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, तो ये पर्पस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहली चीज़ पर्पस, फिर दूसरा है ऑडियंस एनालिसिस, तीसरा है एस्टेब्लिश मेन आइडिया, कि पूरे आपके जो आप बात लिखने जा रहे हो उसका मेन आइडिया जो है वो आपने पूरा पर्पस के बाद आपने कि इस पूरे में ओवरऑल जो बात होने जा रही है उसका मेन आइडिया एस्टेब्लिश आपको करना होता है, यानी कि जैसे स्केल उसके समरी वगैरह जो सेंट्रल आइडिया समझ लो। ठीक है, वो एस्टेब्लिश करना है, और उसके बाद आपने मीडियम चूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बात
पे ये डिपेंड करता है कि आपने ओरल मीडियम रखना है। आप ज़ुबानी बात करोगे तो ज़्यादा मुतासिर होगी, आप लिख के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ़ोन पे कर लोगे या खुद जाके मिल लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज इन चारों को हम जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा जो आगे कंपोजिंग में पढ़ेंगे 2 चीज़ें वो होती हैं ऑर्गेनाइज़ करना मैसेज को, फिर फॉर्मुलेट करना, ठीक है। प्लानिंग में तो हमने ये सारी चीज़ें पहले प्लान करनी है कि क्या-क्या हमने करना है, पर्पज़ क्या होगा, ऑडियंस मेरी कैसी है, मेन आइडिया क्या है, चैनल सेलेक्ट कर लिया। ये सारी चीज़ें तो प्लानिंग में है ना। प्लान कर लिया हमने, कंपोज़ करते हुए हमें क्या मैसेज को ऑर्गेनाइज़ करना है, यानी हमने जो सिलेक्ट किया उस हिसाब से लिखना है और फॉर्मुलेट करना है, उसको बाकायदा फॉर्मल एक सिचुएशन दे देनी है। और फिर रिवाइज़िंग में क्या आएगी कि एडिट करेंगे, रीराइट करेंगे, एडिट करेंगे, गलतियाँ निकालेंगे, गलतियाँ निकली तो रीराइट कर लेंगे उसको, फिर उसके बाद प्रोड्यूस कर लिया पूरा मैसेज और आखिर में प्रूफ रीडिंग करेंगे, यानी दोबारा से उसको एक बार देख लेना। तो इस सारे स्टेप से गुजरता है एक डॉक्यूमेंट। तो आज जो हमारा डॉक्यूमेंट शुरू होने जा रहा है, तो इसकी जो फर्स्ट है वो है प्लानिंग। और प्लानिंग के लिए सबसे पहले गाइडलाइंस मौजूद है कि अपनी स्किल्स को शार्प करने के लिए, लिखने की स्किल्स को जो है वो शार्प करने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए, ठीक है। जो फियर होता है ना, ये जो डर होता है ब्लैंक पेज का, कि आपके सामने ब्लैंक पेज और आपको जब कहा जाता है ना लिखो, वो ब्लैंक पेज का डर ही बहुत बड़ी चीज़ है। पहला लफ्ज़ ही नहीं लिखा जाता कि यार क्या लिखूँ? तो एक बड़ा से बड़ा बंदा भी एक बार हिल जाता है जब उसे कहा जाता है कि लिखो, कुछ लिखो, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक पेज का फ़ियर है, ये जो डर है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि यूज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कि उस टॉक को, जिस भी चीज़ पे आप लिखने जा रहे हो उसके लिए खुद से पहले पॉजिटिवली सेल्फ टॉक, खुद से बात करो, मैं कर सकता हूँ, मुझे ये पता है इस टॉपिक के बारे में, थोड़ा-सा सोचो उसके बारे में। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है अपने माइंड में इकट्ठी करो, अपना मेन आइडिया, अपना फोकस, अपना पर्पज़। जब आप खुद से पॉजिटिवली टॉक करोगे, आपका थोड़ा-सा जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इनकरेज होगा एंड यू कैन डू इट, ठीक है। दूसरी चीज़, नाउ योर पर्पज़, अपने पर्पज़ को इमेजिन करो, समझो, उसके बाद लिखना आसान हो जाएगा। फिर अगली चीज़, विजुअलाइज़ योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को विजुअलाइज़ करो, इमेजिन करो मेरी ऑडियंस कौन है, मैं ये लिखूँगा तो उसका क्या रिएक्ट होगा, मैं ये अल्फाज यूज़ करूँगा उसका क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। विजुअलाइज़ करो अपनी ऑडियंस को, उसके हिसाब से आप लिखोगे, ईज़ी हो जाएगा। अगली चीज़ है क्रिएट अ प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको एक इंतहाई फॉर्मल किस्म का डॉक्यूमेंट लिखना है और आप देखो कि आपके आस-पास शोर है, घर में बच्चों वाली सिचुएशन में आप बैठ के लिख रहे हो, आप नहीं लिख पाओगे। थोड़ा-सा ऐसा जहाँ पे आपको लिखना आसान लगता है ना, हर इंसान के लिए जो है इंस्पिरेशन के लिए अलग जगह होती है। कुछ लोगों को जो है वो ज़रा ऐसा माहौल पसंद है कि जैसे कह लो कि सुबह-सुबह की ठंडी-ठंडी हवा वाला माहौल हो, बाहर अकेले बैठ के, तो आप उस माहौल में चले जाओ। जो माहौल आपके लिए प्रोडक्टिव लगता है ना, आपको लगता है कि इस माहौल में मेरा माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, उस माहौल में चले जाओ। कुछ लोगों को होता है कि ज़रा सुकून हो, तन्हाई हो, म्यूज़िक वाला माहौल हो, ऐसे में भी कुछ लोग प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो जैसा आपको लगता है कि इस माहौल में मेरा माइंड एक्टिव रहता है, फ्रेश रहता है, न्यू आइडियाज़ आते हैं, उस माहौल में बैठ के लिखना शुरू करो, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि लिखने से पहले आउटलाइंस रफ पेज पे बना लो कि मैंने क्या-क्या की चीज़ें लिखनी है, क्या-क्या इंपॉर्टेंट आउटलाइंस हैं, आउटलाइंस बना लो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन कि जस्ट स्टार्ट करो। स्टार्ट करोगे तो चीज़ ख़त्म होगी ना। जब तक स्टार्ट नहीं करोगे आप डरते रहोगे। स्टार्ट करो, जो ज़हन में आता है ना एक बार लिखो, गलत होगा दोबारा लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है, जस्ट स्टार्ट। एंड अगली चीज़ है कि राइट द मिडल फर्स्ट। देखिए अब शुरू में हमें एक इंतहाई फॉर्मल चीज़ें लिखनी होती हैं, जैसे कि हमें पर्पज़ लिखना है शुरू में, और पर्पज़ के लिए हमें कोई लंबा चौड़ा हम तहरीर नहीं लिख सकते, हमने एक लाइन सिर्फ लिखनी होती है और ये एक फॉर्मल चीज़ है। तो ये हम अगर एक बंदा स्टार्ट करने लगना है लिखना, जिसके अभी माइंड बिखरा हुआ है, उसके माइंड में कोई चीज़ें अरेंज नहीं है, तो उस टाइम वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं होता। लिखनी हमें दरमियान में जो है वो सारी तफसील लिखनी होती है, ज़रा वो आसान चीज़ है। तो हमें मिडिल पार्ट जो है, जब आप लिखना शुरू कर रहे हो, जब आपका माइंड अभी तक डाइवर्टेड है, उस सिचुएशन में आप दरमियान वाला पार्ट लिखो। स्टार्ट कर रहे हो ना, दरमियान वाला पार्ट लिखो। जब दरमियान वाला पार्ट लिखोगे आपका माइंड पूरा उस टॉपिक पर फोकस्ड हो जाएगा एंड देन फिर उसकी एंडिंग और उसका स्टार्ट लिखना आसान हो जाएगा। इसलिए जो मिडिल पार्ट होता है वो तफसील होती है उस टॉपिक की, ज़रा ईजी होती है, आपको पता होता है कि मैं इस चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ, तो वो लिखो। ज़ाहिर सी बात है जब आप उसको रीराइट करोगे, कंपोज करोगे, तो उस वक्त वो दोबारा से सारी सेटिंग हो जाएगी उसकी, लेकिन जब आपने एक बार लिखना शुरू करना है तो मिडिल पार्ट पहले लिखा जाए। फिर उसके बाद जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी रुकावटें हैं, उनको साइड पे करते जाओ। यानी आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए रुकावट बनती है, जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई आएगा मेरे पास तो ये मेरे माइंड को डाइवर्ट करेगा। उसके अलावा कोई आस-पास चीज़ ऐसी है जैसे म्यूज़िक है, कोई शोर है, जो चीज़ें आपको रुकावट लगती हैं उनको साइड पे कर दो पहले से ही, ठीक है। तो ये सारी क्या थी, गाइडलाइंस थी। उसके अलावा अगली क्या चीज़ है, टेक्नोलॉजी का यूज़। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आजकल कंपोजिशन प्रोसेस में इफेक्टिव हो गई है, जैसे कि एमएस वर्ड है। पहले हमें मतलब जो है वो लिखना होता था कॉपी पेन पे, मतलब लिखने का था, लेकिन आजकल क्या है, एमएस वर्ड आ गया। मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स या दूसरे डॉक्यूमेंट्स, इवन कि अब तो हमें अपने असाइनमेंट्स वगैरह भी हम एमएस वर्ड पे बनाते हैं,
ठीक है। तो ये MS वर्ड क्या है, इसमें ये आसानी हो जाती है, इसने प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस को किस तरीके से बता रही है कि स्ट्रीमलाइनिंग का प्रोसेस आसान हो गया। ये हमारे स्पेल गलत हो तो हमें खुद ही हाईलाइट करके बता देता है। उसके अलावा मतलब इस तरह की काफ़ी गलतियाँ जो मतलब अगर हम कॉपी पेन पे लिखे तो हमें खुद उसके लिए टाइम देना पड़ता है, लेकिन MS वर्ड ने वो चीज़ें हमारे लिए आसान कर दी हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। उसके अलावा कोलेबोरेशन यानी कि टीम एफर्ट, आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करके लिखो, दूसरे की राय लो। यानी अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि जो फाइनल पीस होता है, जो फाइनल राइटिंग है, जो फाइनल डॉक्यूमेंट बनता है, वो सबकी एफर्ट से मिलकर बनता है, कोई एक बंदा नहीं लिखता। ठीक है, तो कोलैबोरेशन यूज़ की जा सकती है। उसके अलावा स्केजुलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि टाइम प्रॉपरली आप एलोकेट करो उस टॉपिक को, उस बात को, उस अपने प्रोजेक्ट को जो आप लिखने जा रहे हो। बेशक आपको पता है ना कि मैं अगर मुझे आधा घंटा दिया गया तो उस आधे घंटे को 100% दो। आपका उसके लिए स्केड्यूल करना बहुत ज़रूरी है। इवन आपके पास शॉर्ट टाइम है ना, तब भी स्केड्यूल करो खुद से। आप डिसाइड कर लो कि इतना टाइम मैंने इसको मस्ट देना है, और जब आप एक कमिटमेंट खुद से कर लो तो फिर उस पर स्टक हो जाओ। जब आप स्टक हो जाओगे, आप उसके साथ फेयर हो जाओगे, देन आप कर लोगे। ठीक है, स्केड्यूल ज़रूर करो उसे। ऐसा नहीं कि अच्छा कर लूँगा, शाम को किया, सुबह किया, ऐसे नहीं। मस्ट स्केड्यूल करो अपनी चीज़ को, जो भी आप करने जा रहे हो। इसी तरह हमारी स्टडी के लिए भी, बेशक अब ये जो वीजू की स्टडी है और इसके लिए वीजू ने टाइम सेट नहीं किया, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो इसके लिए मैं आपको ये जो है वो टिप दे दूँ कि आप खुद से स्केड्यूल ज़रूर करो अपने टाइम को। ऐसा ना हो कि आज आप जो है वो सुबह 5 बजे स्टडी कर रहे हो, कल शाम को कर रहे हो, इस चक्कर में आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा। बेशक थोड़ा टाइम दो, जितना दे सकते हो ईजिली इतना दो, लेकिन वो फिक्स करो टाइम। जब तक आप फिक्स नहीं करोगे, आपकी रूटीन नहीं बनेगी, फॉर्मल नहीं होगी, तो आप सीरियस नहीं होगे स्टडीज़ को लेके। इसलिए कोशिश करें कि स्टडीज़ के लिए प्रॉपर टाइम बनाएं, एक स्केड्यूल बनाएं और उस स्केड्यूल को फॉलो करें। जो स्टक की है उस पर, जो एक बार कमिटमेंट की है अपने साथ, उस पर स्टक होना सीखिए। जो चीज़ें आप अपने साथ की हुई कमिटमेंट अगर फुलफ़िल नहीं कर सकते हो, तो आप दूसरों के साथ की हुई कमिटमेंट कभी भी फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में ये छोटे-छोटे रूल्स अपनाने चाहिए। तो चलते हैं दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ तक तो हमें ये जो वो गाइडलाइंस थी जो हमें यूज़ करनी है, ठीक है। अब क्या है कि हम प्लानिंग के प्रोसेस में जो हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे, सबसे पहला क्या था, डिफाइन करें पर्पज़ को। यानी आपको पता होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए अपना पर्पज़, ठीक है। क्योंकि जो पर्पज़ होता है ना, ये आपको हेल्प करता है कि आपने किस तरीके से डॉक्यूमेंट को लिखना है, किस तरह प्रोसीड करना है आगे, ठीक है, किस तरह अपनी ऑडियंस को रिस्पॉन्स करना है, किस इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा मीडियम यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी अपने पर्पज़ से। जब तक आपका पर्पज़ आपको क्लियर नहीं होगा, आप आगे नहीं चल सकोगे, ठीक है। डिसाइड करोगे आपके किस तरीके से आपने आगे से प्रोसीड करते जाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इससे। अब कॉमन पर्पस जो बिज़नेस मैसेज के होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? ये इन्फॉर्म करना किसी को, या फिर किसी चीज़ के लिए मनाना, परसुएड करना, या कोलैबोरेट करना, यानी किसी के साथ आपने जो है वो आर्ग्यू करना है, किसी के साथ बहस-मुबाहिसा होता है आपका, ठीक है? ये 3 चीज़ें ही हो सकती हैं ना। तो कहते हैं कि ये जनरल पर्पज़ है, ठीक है? ये 3 जनरल पर्पसेज़ हैं, लेकिन हर जनरल पर्पज़ का भी एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है। अब इस बात का क्या मतलब है? यानी देख लें कि जैसे आपका जनरल पर्पज़ है इन्फॉर्म करना, ठीक है। आपको बोला गया कि आपने फलां बंदे को इन्फॉर्म करना है, लेकिन उसका स्पेसिफिक पर्पस भी होगा कि आपने किस बारे में इन्फॉर्म करना है। जैसा कि अब जनरल पर्पस है कि इन्फॉर्म करना है, स्पेसिफिक पर्पस ये हो सकता है कि आपको आपके जो है वो हेड ने, आपके सीनियर ने ये बोला है कि मुझे लास्ट मंथ की जो सेल्स हुई हैं, सेल्स फिगर, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है। उसने एक स्पेसिफिक पर्पस भी आपको दिया ना। इसी तरह परसुएड करने एक जनरल पर्पस है, लेकिन उसके बारे में आपको स्पेसिफिक पर्पस भी दिया जा सकता है कि कन्विंस करना अपने मार्केटिंग डायरेक्टर को कि वो हायर करे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्योंकि जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, जो आपको प्रोजेक्ट अलॉट किया गया, उसके लिए ज़्यादा इंजीनियर्स की ज़रूरत है। तो आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिखने जा रहे हो अपने मार्केटिंग डायरेक्टर को कि आप उसको कन्विंस करोगे कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, मजीद इंजीनियर्स की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसका जनरल पर्पज़ तो ये था कि आपने उसको परसुएड करना है, लेकिन स्पेसिफिक पर्पज़ ये था कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए मजीद इंजीनियर्स की ज़रूरत है। यानी कि हर जनरल पर्पज़ के साथ एक स्पेसिफिक पर्पज़ ज़रूर होता है, ठीक है। अब जनरल पर्पज़ है कि आपको कोलैबोरेट करना है, ठीक है, बात करनी है, लेकिन अब स्पेसिफिक पर्पज़ क्या हो सकता है कि टू हेल्प द पर्सनल डिपार्टमेंट डेवलप अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यू मेंबर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टीम, कि आप जो है वो अपने पर्सनल डिपार्टमेंट की हेल्प करना चाहती हो कि किस तरह वो जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो डेवलप करें नए आने वाले मेंबर्स के लिए, कि सॉफ्टवेयर की जो टीम है, नए मेंबर्स जो आ रहे हैं उसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वो लोग बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कोलैबोरेट करेंगे, सामने वाले से बात करेंगे, समझाएंगे, उन्हें एक पूरा वर्क प्लान बनाया जाएगा। ये वर्क प्लान अकेले नहीं बनता, ठीक है, ये सब ने मिलकर बनाना होता है, हर कोई अपनी राय देता है। तो ये एक कोलैबोरेट करने वाली सिचुएशन है। तो यही भी आप बात कि एक जनरल पर्पज़ के साथ एक स्पेसिफिक पर्पज़, यानी एक सिचुएशन ज़रूर होती है, उस सिचुएशन को फुलफिल करना होता है हमने, ठीक है। और पर्पस सेट करते हुए आप अपने पर्पस को टेस्ट ज़रूर करें कि क्या आप वाकई आपका पर्पस जो है वो
रियलिस्टिक है कि नहीं, यानी वाकई जो आपने पर्पस सेट किया है वो पूरा करना भी पॉसिबल है कि नहीं। यानी ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपने ऐसा पर्पस सेट कर लिया या आपका मकसद ऐसा है जो सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाए। यानी कि अगर आपका पर्पस ऐसा है जिसमें बहुत बड़ा जिसने चेंज लाना हो, तो कोशिश करें कि उसे आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। क्योंकि लोग अचानक से जो बहुत बड़ा चेंज आता है उसके लिए रजिस्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी देखो कि क्या ये राइट टाइम है कि नहीं, ठीक है। राइट टाइम है कि नहीं, कि वो कहते हैं ना, गलत टाइम पे की गई सही बात भी गलत लगती है। इसलिए जैसा कि मतलब अगर आपने कोई वो कहते हैं सही टाइम, मतलब ऐसा होता है जैसे कि आप उस वक्त बात करो, उस वक्त कोई चेंजेस या उस वक्त बात मनवाने की कोशिश करो अपनी कंपनी से जब उसके प्रॉफिट्स हाई चल रहे हो। अब एक प्रॉफिट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पहले ही लो लेवल पे चल रही है, लॉस में चल रही है, तो उस सिचुएशन में अगर आप कुछ चेंजेस करने की कोशिश करोगे और ज़्यादा जो है वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने पर्पज़ को यानी टेस्ट ज़रूर करना चाहिए कि मेरा ये जो पर्पज़ है कि एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं मेरे सिचुएशन के लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरी कंपनी के लोगों के लिए। ये मतलब ये सारी चीज़ें आप अपने पर्पज़ को पहले सिलेक्ट करोगे। उसके बाद ऑडियंस एनालिसिस, दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि अपने ऑडियंस का एनालिसिस करना है। ऑडियंस का एनालिसिस ज़रूर करो, कुछ क्वेश्चंस करो खुद से ऑडियंस के बारे में, जैसा कि हु आर दे, कौन है वो, ठीक है। मेरे मैसेज पे उनका मुमकिन रिएक्शन क्या हो सकता है जब ये बात मैं उनको बोलूँगा कि आप ये काम करें, तो वो आगे से क्या क्या उनके आंसर हो सकते हैं, और क्या अगर मतलब ये आंसर होगा तो मुझे किस तरह से उन्हें कन्विंस करना है, ठीक है। उसके बाद जो जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में ऑलरेडी वो कितना जानते हैं, ठीक है। आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है, मेरी ऑडियंस का साइज़ क्या है, कितने लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ, कंपोजिशन क्या है, क्या बैकग्राउंड है उनका। उसके अलावा उनके कॉमन इंटरेस्ट्स क्या हैं, ठीक है। उनके इंडिविजुअल कंसर्न्स क्या हैं, हर एक का ज़ाती मफाद क्या है। यानी आप जो बात करने जा रहे हो कहीं किसी की एक के लिए नुकसानदेह तो नहीं, यानी ऐसा तो है कि वो ओवरऑल आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे है, लेकिन ऐसा ना हो कि इंडिविजुअल्स के लिए उनकी ज़ाती तौर पर उनका नुकसान हो रहा हो। यानी ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अपनी प्राइमरी ऑडियंस को देखें कि फर्स्टली आपको पे के फोकस में कौन से लोग आएंगे, ठीक है। उसके अलावा आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपके पर्पज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। यानी ये सारी चीज़ें वो हैं कि आपने अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना है, ठीक है। ऑडियंस का लेवल क्या है अंडरस्टैंडिंग का, क्या वो किस हद तक मेरी बात समझ सकते हैं, उनका जनरल बैकग्राउंड क्या है। तो उसके अलावा मतलब कितनी क्रेडिबिलिटी है आपकी उनके नज़दीक, कितने क्रेडिबल हैं आप उनके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सवालात जब आप खुद से करोगे तो आपको ऑडियंस का एनालिसिस होगा, आपको पता चल जाएगा कि ऑडियंस कैसी है मेरी, मुझे उनसे किस तरीके से बात करनी है, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, उनका रिएक्शन क्या होगा, और जो भी रिएक्शन होगा उसको फिर आगे चेंज करना है या फिर वही रखना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें वो होगी। अगली चीज़ क्या है कि ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई करना है। यानी जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो सारी उनको मिलनी चाहिए, तभी तो वो आपकी बात को मानेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है कि ऑडियंस मुझसे क्या मतलब चाहती है, ठीक है, क्या जानना चाहती है। जो ऑडियंस जानना चाहती है, जो उसकी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है, क्या मैंने प्रोवाइड की है या नहीं अपने डॉक्यूमेंट में, और जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो वैसी ही है जैसी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने अपने जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है उसमें ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट मैंने किसका एम्फेसाइज किया है, अपना या अपनी ऑडियंस का, ठीक है। मेरी ऑडियंस मुझसे क्या चाहती है, ये सारी चीज़ें, यानी कि उनके हु व्हाट व्हेन वेयर जो उनके क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब का जवाब आपने देना है इसमें। फिर उसके बाद है कि अगली चीज़ जो है वो अपनी ऑडियंस के लिए अपने मैसेज को समझना आसान बनाइए। आप समझना आसान बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, अपने मैसेज की समरी बनाओ, उसका एक ओवरव्यू बनाओ, हेडिंग्स वगैरह दो, लिस्ट बनाओ, ठीक है। हैंडआउट्स वगैरह यूज़ करो, चार्ट ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें क्या है जो आपके मैसेज को समझने के लिए आसान बनाए, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, एस्टेब्लिश द मेन आइडिया। ये हमारा तीसरा पॉइंट था कि मेन आइडिया ज़रूर एस्टेब्लिश करें। जो आपकी मेन आइडिया होता है ना, ये आपकी ऑडियंस को सजेस्ट करता है कि आप जो उसे काम करने के लिए या सोचने के लिए बोल रहे हो वो उसे करना है या नहीं करना, ठीक है। मेन आइडिया तो यानी कि अब यहाँ पे यूज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स, यानी कि वो सारी टेक्निक्स यूज़ करना जिससे आप मेन आइडिया इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने वो सारी बताई हुई, स्टोरी टेलर टूर, रैंडमली लिस्ट बना लो, वर्कशीट बनाओ, पहले जनरलिस्ट अप्रोच यूज़ करो, यानी सबसे राय ले लेना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर चेन, यानी कुछ भी ऐसे चीज़ें यूज़ करके आप अपना मेन आइडिया स्टैब्लिश कर लो कि ये मेरा मेन आइडिया। दूसरी बात है कि आपका जो लिमिट द स्कोप, जो आपका मेन आइडिया है वो आपकी पूरी मैसेज से ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए, यानी उसको मतलब 2 से 3 लाइन में लिखने की कोशिश करो। अब ये ना हो कि 1 पेज का आपका अगर डॉक्यूमेंट हो पूरा और आधे पेज का आपने मेन आइडिया लिख दिया तो क्या फ़र्क होगा,
नहीं, कोशिश करें कि अगर एक पेज का अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट हो तो 2 लाइनों में 3 लाइनों में मैं पूरा आइडिया लिख दूँ, ठीक है? यानी कि उसकी लेंथ, उसकी लिमिट भी आपने जो है वो ध्यान में रखनी है। अगली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो है सिलेक्ट करना एप्रोप्रिएट चैनल, एप्रोप्रिएट मीडियम कि मुझे किस मीडियम में किस ज़रिए से बात करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीडियम 3 हो सकते हैं, या ओरल होगा या रिटन होगा या इलेक्ट्रॉनिक होगा। यानी ओरली यानी कि आप फेस टू फेस जाके बात कर लो, ठीक है? रिटन आप लिख के बात कर लो। और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फ़ोन पे बात कर रहे हो, आप जो है वो रिटन मतलब मैसेज बात कर रहे हो उसमें, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह पे आप मैसेज कर रहे हो। और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक क्या हो सकता है कि जैसे आप स्काइप वगैरह पे बात कर रहे हो, ठीक है? वीडियो कॉल वगैरह होगी। तो ये 3 मीडियम हो सकते हैं। अब ओरल मीडियम जो है वो तब बेस्ट है जब आपको इमीडिएट फीडबैक चाहिए। आप कोई बात कर रहे हो, फ़ौरन से फीडबैक चाहिए, तो ओरल मीडियम में ये बेस्ट चीज़ होती है। रिटन में ज़रा आपको लिखने में टाइम लग जाएगा, फिर सामने वाले को पहुँचे, फिर वो आंसर करे, टाइम लग जाएगा, ठीक है? और उसके अलावा आपका मैसेज अगर सिंपल है, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो तो फिर जैसे बात आप लिखोगे, सामने वाले को उसे समझना आसान होगी। अगर आसान है मैसेज और आपको फ़ौरन फीडबैक चाहिए तो आप कोशिश करो कि ओरल मीडियम यूज़ करो, ठीक है? और आपको अगर परमानेंट रिकॉर्ड नहीं चाहिए उस बात का, यानी आपको नहीं बस ये फॉर्मल उसी वक़्त फ़ैसला लेने वाला है, उसका आपको नहीं यूज़ करना पड़ेगा आगे जाके, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे? ओरल मीडियम यूज़ करो, ठीक है? आप आसानी से अपनी ऑडियंस को जो है वो मैनेज कर सकते हो। आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी नहीं है कि आप ओरली बात करोगे तो सबको मैनेज नहीं कर सकोगे। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप क्या करो? ओरल मीडियम यूज़ करो। फिर रिटन मीडियम के लिए क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? रिटन मीडियम तब सिचुएशन जो है वो बेस्ट है जब आपको इमीडिएटली फीडबैक नहीं चाहिए। उसके अलावा आपकी जो मैसेज है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल वाला है, ठीक है? उसके अलावा आपको एक परमानेंट रिकॉर्ड की ज़रूरत है। उसके अलावा आपकी जो है वो ऑडियंस से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो उस सिचुएशन में भी आप ट्राई करो कि मीडियम जो है वो रिटन यूज़ करोगे। उसके अलावा आप डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज़ करना चाहते हो। जब आप एक बंदे से दूसरे बंदे तक मैसेज पहुँचे तो आप कोशिश करते चाहते हो कि वही मैसेज पहुँचे जो मैं कह रहा हूँ। तो ये रिटन में ज़रा सेफली होता है कि ओरल में हो सकता है आप कोई बात कर रहे हो और सामने वाले को वो और समझ आए, ठीक है? लेकिन ये है कि अगर आपने डिस्टॉर्शन वगैरह कम करनी है और ये सारी सिचुएशन है कि आपको फीडबैक भी इमीडिएटली नहीं चाहिए, परमानेंट रिकॉर्ड चाहिए, मैसेज कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्या करेंगे? रिटन मीडियम यूज़ करेंगे। और आखिरी है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम तब बेस्ट है कि जब आपको इमीडिएटली फीडबैक तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको स्पीडली काम चाहिए। यानी बेशक मुझे फ़ौरन नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि जल्दी ही चाहिए। अभी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आधे घंटे में ये काम हो जाए, तो आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपको परमानेंट रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे अब ये हम कह सकते हैं कि मैंने कॉल पे बात कर ली है, या मेरे को कि ठीक है मैं आपको आधे घंटे में जवाब दे दूँगा इस बात का कि ये बात हो सकती है, ये काम मैं कर सकता हूँ कि नहीं। आपने टाइम ज़ोन बैरियर्स को ओवरकम करना चाहते हो, वही कि मतलब लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, अगर मुझे ओरली बात करनी है, जाके मिलना पड़ेगा, तो ज़रा दूर है बंदा। तो ये सारी चीज़ें टाइम ज़ोन बैरियर्स हैं, ये टाइम के लिए रुकावट बन रही है, टाइम वेस्टेज है। तो आप क्या करोगे? ठीक है मैं कॉल पे बात कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ओरल डिस्टॉर्शन को अगर आप ख़त्म करना चाहते हो, आप टाइम कम में अपना काम करना चाहते हो, इमीडिएटली फीडबैक नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी स्पीडली काम करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज़ करोगे। तो ये था हमारी प्लानिंग की चीज़ें कि जो चीज़ें आपने पहले से प्लान करके रखनी है, ऑडियंस के बारे में सारा सोच के रखना है, मेन आइडिया बना के रखना है, अपना जो है पर्पस सोच के रखना है, और ये सोच के रखना है कि मुझे किस मीडियम में बात करनी है। तो ये 4 चीज़ें तो हमारी प्लानिंग में आ गई। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोजिंग, और कंपोजिंग के स्टेप्स पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पर भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मस्ट लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो, और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।